हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे। डीएनए हम अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। टॉपिक चल रहा था हमारा आरएनए। आरएनए के बारे में हमने जाना था। तो आरएनए के बारे में हमने क्या जाना था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। और फिर जब डीएनए से एमआरएनए बनता है वो क्या होता है आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन। तो मैं आपको ये जो चीज़ें हैं पहले यही क्लियर कराऊंगी कि जो प्रोसेसिंग मैंने आपको पूरी पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी आपके जो कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जो आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उस चीज़ को पहले मैं आपको ये क्लियर कराऊंगी। उसके बाद हम जितने भी आपके जो 2-4 टॉपिक बचे हों उसके बाद हम वो सब क्लियर करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके हिसाब से क्या है कि जो आणविक जीव विज्ञान का जो सेंट्रल डॉगमा है इसे क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1958 में प्रस्तुत किया था। यानी कि जो जितना भी ये चैप्टर है आपका, ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस पर अप्लाइड होती है। तो इस सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्रिक नामक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये बताया था कि 1958 में उन्होंने ये बात बताई थी कि आनुवांशिक सूचना का जो प्रवाह होता है वो एक दिशात्मक होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो वन वे टू डायरेक्शन होती है, यानी कि वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो एक दिशा में चलती हैं। 3 to 5 डैश 5 to 3 डैश इस तरीके से वो वन वे होती है। तो डीएनए से सूचना जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए में जाती है। फिर एमआरएनए से सूचना ट्रांसलेशन द्वारा पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन में स्थानांतरित होती है, और इसे ही आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन हो गया। और ये ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी है। और ये आपको बताई थी जो साइंटिस्ट थे वो क्रिक ने 1958 में थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत करी थी अपनी, कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ये आणविक जीव विज्ञान है वो ये है कि डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है वो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। तो ये क्या होता है, यही आपकी सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी है। तो इस ये क्या होती है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप शॉर्ट में इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, क्योंकि हर जगह डीएनए तो काम नहीं करता, कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता। तो वहां पर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या थी, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी वो क्या थी वहां पर, जब आरएनए जहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ का काम कर रहा था, क्योंकि तो डीएनए पर अप्लाई हो गई कि जब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, और डीएनए के पास जितनी भी सूचना है वो एमआरएनए को पहुंचा देगा, एमआरएनए उन सूचनाओं को प्रोटीन को पहुंचा देगा। हम्म। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, क्योंकि जब आरएनए पे डाउट हो गया कि जब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है तो आरएनए में ये फ्लो कैसे होता है, यानी कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पर किस तरीके से अप्लाइड होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एक साइंटिस्ट आए एच टीमेन व डी बाल्टीमोर, उन्होंने 1970 में बताया कि कुछ रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी, टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटीज में डीएनए नहीं पाया जाता। ये बात को मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही तुरंत ही बताई थी कि डीएनए जो है वो आरएनए से, यानी कि डीएनए से पहले आरएनए आया था। काफ़ी प्रूफ हुए, काफ़ी प्रयोग हुए, उसके बाद डीएनए ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन फिर भी डीएनए जो होता है वो सभी चीज़ों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता, कहीं कहीं आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे कि एचआईवी में, टीएमवी में, इन्फ्लुएंजा में, पोलियोमाइलिटीज में डीएनए नहीं पाया जाता, इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो क्या होता है कि इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, तब आनुवंशिक सूचना का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है, आरएनए से डीएनए में, डीएनए से फिर एमआरएनए में, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन में होता है। अर्थात इन विषाणुओं में अर्थात इन विषाणु में सूचनाओं का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। यानी कि उसमें क्या था, उसमें दिशात्मक हो रहा था, इसमें विपरीत है, यानी कि इसमें ओपोजिट है। उसमें क्या था, उसमें सेंट्रल डोग्मा इसलिए अप्लाई हो रहा था क्योंकि जो वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन था, यानी कि एक फ्लो में जा रही थी सारी चीज़ें। इसमें क्या होती है, इसमें रिवर्स हो जाती हैं सारी चीज़ें जब आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है। और इसमें जो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
जो जिस भी जब कोई एंजाइम हमें पता करना होता है, हम कैसे पता करते हैं कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का हमें कैसे पता चला है कि एंजाइम में जब किसी में एज लग जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीन से प्रोटीनेज, और ये सारे एंजाइम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, जब इसमें एज लग जाता है तो अब हमें एंजाइम का पता चल जाता है। ठीक है, तो आरएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर डीएनए से एमआरएनए हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो थ्योरी थी ये रिवर्स डोग्मा थी, वो सेंट्रल डोग्मा थी और ये रिवर्स डोग्मा थ्योरी थी। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब आता है दूसरा कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, यानी कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या थी। तो साइंटिस्ट हुए थे जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टेटम। एडवर्ड टेटम ने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि न्यूरोस्पोरोक्रेसा नामक कौन सा विषाणु उन्होंने लिया था, न्यूरोस्पोरोक्रेसा नामक कवक पर अपने प्रयोग किए। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने न्यूरोस्पोरोक्रेसा नामक जीव पर अपने प्रयोग किए और बताया कि एक एंजाइम के संश्लेषण को एक जीन नियंत्रित करता है। यानी कि जो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम थे, उन्होंने न्यूरोस्पोरोक्रेसा नामक कवक लिया और उन्होंने इस बात को बताया कि एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए बस एक ही जीन, यानी कि जब एक एंजाइम का संश्लेषण होगा तो उसको बस एक जीन नियंत्रित करेगा, यानी कि एक एंजाइम में एक जीन, दूसरे एंजाइम में दूसरा जीन, तीसरे एंजाइम में तीसरा जीन, यानी कि 2 4 6 जीन इकट्ठे होके एक एंजाइम को नियंत्रित नहीं कर सकते। और ये जो आपका क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ये आपका एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, यूपी बोर्ड में इतना कॉमन आपका क्वेश्चन है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत बार आपका पूछा जाता है। ठीक, तो देखते हैं डायग्राम में कैसे होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हमने डीएनए की संरचना बनाई, डीएनए की संरचना में हमने देखा कि यहाँ पे ये जो है ये एक एंजाइम बन गया, ये एक एंजाइम हो गया। अब इस एक एंजाइम को एक जीन नियंत्रित कर रहा है, और इसमें क्या है, ये एमआरएनए का पूरा प्रोसेस है, एमआरएनए का पूरा प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड के पार्ट को जीन कहते हैं। ये जो डीएनए, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के कुछ पार्ट को जीन कहते हैं। और वो एमआरएनए जिसके पास सिर्फ एक ही एंजाइम बनाने की सूचना होती है, उस एमआरएनए को मोनोसिस्टोमिक एमआरएनए कहते हैं। यानी कि वो एमआरएनए क्या होता है, जिसके पास बस एक जीन से एक एंजाइम बनाने की सूचना होती है, उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोमिक एमआरएनए। और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती है पौधों में पाई जाती हैं। ठीक, अब उसके बाद जब एक से ज़्यादा जीन आ जाए किसी भी डीएनए के ऊपर, तब क्या होगा, यानी कि अब एक जीन पर एक जीन एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, एक जीन एक एंजाइम को नियंत्रित करता है। अगर 2 या 3 या 4 जीन आ जाए तब क्या होगा, तब कितने एंजाइम बनेंगे और कितने एंजाइम को नियंत्रित करेगा। तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुकी हूँ, एक डीएनए पे कितने भी एंजाइम, कितने भी जीन आ जाए, 1 2 3 4 10 20 जितने भी जीन आ जाए, वो अलग अलग एंजाइम को ही नियंत्रित करते हैं। यानी कि सारे जीन मिलकर एक एंजाइम को नियंत्रित नहीं कर सकते, एक एंजाइम पर एक ही जीन अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के पार्ट पर अलग अलग जीन बैठे हुए हैं, एक जीन दूसरा जीन तीसरा जीन। इस स्टेज में क्या होता है कि जब एक एमआरएनए पर एक से अधिक जीन बनते हैं तब उसे पॉलीसिस्टोमिक एमआरएनए कहते हैं। जब एक एंजाइम पर एक जीन बनता है तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोमिक, और जब एक एंजाइम पर एक एमआरएनए पर एक से अधिक जीन बनते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोमिक एमआरएनए। और यह जीवाणुओं में पाया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक जीन से एक एंजाइम का निर्माण नहीं होता, क्योंकि एक जीन के पास सिर्फ एक एंजाइम बनाने की सूचना होती है। ये जो जीन होते हैं इनके पास सूचनाएं होती हैं जो एमआरएनए से, जो डीएनए से एमआरएनए के पास आती है। इनमें क्या होता है कि एक जीन के पास बस एक ही सूचना होती है, उसको बस एक ही एंजाइम बनाना है, बस इतनी ही सूचना उसके पास होती है, और जितनी उसके पास सूचना होती है वो उतना ही काम करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जिस हमारे शरीर के पास जितनी सूचनाएं होंगी हमारे शरीर में एमआरएनए में, डीएनए से जो डीएनए जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को जाकर देगा, और जितनी सूचनाएं उसके पास होंगी वो उतनी ही सूचनाओं को कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, और कोशिकाएं फिर उतना ही काम करेंगी। अगर हमारे डीएनए में ये एक इस बात की सूचना उसके पास है कि इस इंसान की हाइट इतनी रहनी है, तो बस वो अब वो सूचना को एमआरएनए को पहुंचा देगा, और वो जो सूचना है एमआरएनए उसको एक्सेप्ट करके कोशिकाओं को पहुंचा देगा, और वहाँ पे वही बात स्टॉप हो जाएगी कि इस इंसान की हाइट इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो ये सूचनाओं का प्रवाह जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक,
उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है आरएनए वाला, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। डीएनए का आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लैक ओपिरोन। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, जिसके बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपके ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर कराई हैं, जैसे कि आपने पिछले जितना भी पढ़ा है वो आपको अगर नहीं क्लियर हो पाए तो आप इसमें शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लें।